This show is sponsored by Narayana Medical College and Hospital. नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज की खास पेशकश डियर जिंदगी और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। हर एपिसोड में हम रूबरू कराते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो आपको आपकी समस्याओं का समाधान देते हैं, यानी कि ऐसे एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं जिससे कि आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टर, स्वागत करती हूँ आपका एबीसी न्यूज की डियर जिंदगी में। तो सर, सबसे पहले तो बताइए कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? जनरली जब भी कोई प्रॉब्लम यूरोलॉजी से रिलेटेड हो, यूरोलॉजी में जनरली किडनी, यूरेटर, प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये हमारा मेन वो होता है। तो अगर कभी किसी को यूरोलॉजी में मतलब आना है या उसको कोई यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टोन पेन हो या यूरेट्रिक पेन हो या यूटीआई, बर्निंग मिक्चुरेशन, हीमेचूरिया हो, तो इस टाइप की चीज़ों में उनको यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, बताइए कि यूटीआई को लेकर के बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन है। पहले तो बताइए ये होता क्या है और ये बार बार इतनी जल्दी कैसे होने लगता है, इसके क्या रीजंस हैं? यूटीआई एक तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। ये ऊपर किडनी में भी हो सकता है, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। यूरेटर, यूरेट्राइटिस हो सकता है। ब्लैडर में से सिस्टाइटिस बोला जाता है एंड यूरेथ्रा में यूरेथ्राइटिस। प्रोस्टेट में प्रोस्टाइटिस। ये डिफरेंट नेम नोमेनक्लेचर होता है उसका अलग अलग, बट इसके जनरली सिम्टम्स जो होते हैं उसमें पेशेंट को बर्निंग मिक्चुरेशन, कभी कभी उसमें ब्लड भी आ जाता है यूरिन में, तो इस टाइप से उसको फीवर भी, चिल एंड राइगर भी हो सकते हैं। तो ये उसके मेन सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए उसको इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट को या नियर बाई जो भी डॉक्टर्स हों उनको कंसल्ट करना चाहिए। इसके डॉक्टर, यूटीआई का प्रॉब्लम मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है, तो डिफरेंस क्या है? बर्निंग सेंसेशन दोनों में ही है? सिम्टोमेटिकली तो दोनों में सेम ही होता है। अच्छा, ठीक है। बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, हीमेचूरिया हो सकता है, फीवर विद चिल एंड राइगर हो सकता है, मलेज हो सकता है, ठीक है, बॉडी एक हो सकता है। बट इन लोगों में दोनों में एक डिफरेंस होता है कि फीमेल का यूटीआई जो होता है वो जनरली मोस्ट कॉमन होता है, वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता रहता है। उसके रीज़न दो होते हैं कि इनकी फीमेल्स की यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है वो 4 सेंटीमीटर के राउंड होता है। सेकंड, एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है कि पोस्टरली जो हमारा एनल कैनाल एंड रेक्टम होता है उसका डिस्टेंस भी बहुत कम होता है, और एंटीरियरली वेजाइना का डिस्टेंस भी कम होता है। तो जब कभी स्टूल पास करने के टाइम में अगर आप कभी पीछे वाला सॉबर यूज़ करते हैं पेशेंट, तो उसकी वजह से एक चांस होता है कि जो बैक्टीरिया स्टूल में हो वो यूरेथ्रा में पहुंच सकते हैं और उसकी वजह से उनको यूटीआई फ्रिक्वेंटली होता है। बट मेल का क्या है कि यूटीआई तो फ्रिक्वेंटली नहीं होता है उनका, बट उनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उनकी यूरेथ्रल लेंथ अराउंड 20-25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की होती है। तो अगर उनको हुआ है तो उसके लिए हमें सेकंड ऑप्शन देखना होता है कि उनका क्या रीज़न है, क्योंकि उनकी यूरेथ्रल ओपनिंग काफ़ी डिस्टेंस में होती है। स्टूल जो मतलब एनल कैनाल होता है उससे काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो उस सिचुएशन में हमको ये करना होता है कि हमको रूल आउट करना होता है कहीं उसको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रोस्टाइटिस तो नहीं है, प्रोस्टेटिक एब्सेस तो नहीं है, या बीपीएच तो नहीं है जिसमें कि प्रोस्टेट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूरिन में स्टेसिस होता है। और जब भी यूरिन में स्टेसिस होता है, यूरिन एक तरह से एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है उसमें, तो अगर उसमें स्टेसिस हुआ और वो ब्लैडर में रहा लॉन्ग टाइम तक, तो उसमें उससे क्या होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है।
ठीक है। जनरली यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं यूटीआई के प्रॉब्लम में सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो पानी पीने के पीछे साइंस क्या है, पहले तो ये बताइए। साइंस ये है कि जैसे सपोज इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल है कि कभी हमारे घर का जो ड्रेनेज सिस्टम चौक हो जाता है तो हम बोलते हैं प्रेशर से पानी देने से वो क्लियर हो जाता है। सेम सिस्टम इसमें है कि अगर हम पानी पीते हैं तो वो फ्लश आउट होता रहता है। जो भी यूरिन में इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं वो क्रिस्टलाइज होती हैं रुकावट की वजह से, तो वो जब हम ज़्यादा वाटर लेते हैं तो वो सारा फ्लश आउट हो जाता है। वो एक तरह से होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं क्लिनिक में, बोलते हैं कि हम 8-10 लीटर पानी पी लेते हैं लेकिन हम फिर बार बार पेशाब जाते रहते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर में एक वो है कि आप इससे ज़्यादा पानी पियोगे तो वो बार बार किडनी यूरिन बनाएगी। तो अप्रॉक्सीमेट 2.5 से 3 लीटर ठीक है। तो अगर हम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि अगर कोई हार्ड वर्किंग है, जैसे स्वेटिंग वेटिंग में आउटसाइड में मतलब काम करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा 3.5-4 लीटर भी पी सकता है। बट अगर हम एसी रूम में बैठे हुए हमारा कोई ऐसा वर्क नहीं है तो हमारे लिए 2.5 से 3 लीटर मोर देन इनफ है। ठीक है डॉक्टर, बात करते हैं यूरिनेशन को लेकर के। जब महिला या पुरुष कोई भी यूरिन के लिए जाते हैं और अगर प्रॉब्लम हो रही है यूरिन पास करने में, तो सबसे पहले तो बताइए कि इसका कारण क्या है। क्या ये कोई गंभीर बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है और इसका इलाज क्या है, इसको कैसे? यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है कि एक होता है कि बर्निंग मिक्चुरेशन होना, या दूसरा होता है कि जोड़ लगा के करना पड़ रहा है उनको यूरिन। जैसे जनरली मेल पेशेंट्स में होता है, ओल्ड एज पेशेंट्स को होता है कि बड़ा जोड़ लगाना पड़ता है, या स्टार्टअप भी टाइम लेके होता है उनका यूरिन। तो वो सब सिम्टम्स होते हैं जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स कहलाते हैं। तो ये जनरली प्रोस्टेट में जैसे बढ़ जाता है तो प्रोस्टेट की वजह से उनको ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और फीमेल में जनरली ऐसा यूटीआई सिस्टाइटिस की वजह से हो सकता है कि उनको जोड़ लगाना पड़ रहा हो, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रही हो, यूरिन में ब्लड आना, ये सब यूटीआई की वजह से हो सकते हैं। जनरली यूरिन पास करने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब तक कि कोई स्ट्रक्चर या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है डॉक्टर, रात में बार बार बहुत से लोग हैं जिनको यूरिनेशन की अर्ज होती है, यानी कि उन्हें लगता है कि उन्हें बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और यूरिन करने के बाद भी, पास करने के बाद भी उन्हें लगता है कि अभी भी क्लियर आउट नहीं हुआ है, दोबारा जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न वही है कि एक तो जनरली फीमेल में सिस्टाइटिस की वजह से और मेल पेशेंट में बीपीएच की वजह से क्या होता है, यूरिन कंप्लीटली इवैक्यूएट नहीं हो पाता है। और कई बार क्या होता है, इरिटेटेड जो होती है एपिथेलियम, उसकी वजह से जो एक ट्राइगोन हमारे ब्लैडर में होता है उसमें सेंसेशन लगा रहता है। जब भी आप लाइन डाउन पोजीशन में आते हैं और जो भी यूरिन होता है उस जगह में जाता है, वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड होती है, तो उसकी वजह से एकदम अर्ज होता है ब्लैडर को कि अभी हमको यूरिनेट करना है। कुछ भी आता है पोस्चर से नहीं, मेनली इन्फ्लामेशन। हाँ, मेनली इन्फ्लामेशन, क्योंकि नॉर्मली तो हम लेटते ही हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें हमको बार बार लगता है। या फिर जब जैसे हमारा प्रोस्टेट बड़ा हुआ हो, उसमें हमारा यूरिन जो होता है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता है, और फिर जैसे ही पेशेंट लेटता है फिर उसको सेंस आता है थोड़ी ही देर बाद कि उसका यूरिन फिर से भर गया है ब्लैडर, उसको एम्प्टी करना है। एक्चुअली हमारा जो यूरिन है 150 ml तक हमको सेंसेशन नहीं देता नॉर्मली। 150 पे हमारा फर्स्ट सेंसेशन आना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी 250 से 300 ml तक इजीली हम रोक सकते हैं फर्स्ट सेंसेशन, लेकिन 150 के बाद आने लग जाता है। इसको कैसे ठीक करें? आपने बताया कि इसके लिए अगर यूरिन में जलन हो रही हो, ब्लड आ रहा हो, तो ये सब चीज़ें हैं ना, इमीडिएटली हमको किसी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको हम नेग्लेक्ट करके रखें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं उनको, जैसे एल्कलाइज़र जो कि बर्निंग मिक्चुरेशन को कम करता है। बहुत सारे एल्कलाइज़र आते हैं, कोई सा भी एल्कलाइज़र आप ले सकते हैं। उसको 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह शाम या दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। पानी भी 2.5 से 3 लीटर लेना चाहिए। थर्ड है, हम इमीडिएटली विदाउट एंटीबायोटिक स्टार्ट किए हम यूरिन सैंपल भेज देते हैं यूरिन रूटीन इन कल्चर के लिए। उससे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यूरिन में पीएच कितना है, एसिडिक तो नहीं है ज़्यादा पीएच, उसमें कोई क्रिस्टल तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, पस सेल्स तो नहीं है। नॉर्मली 3-4 पस सेल्स नॉर्मल बन जाता है, बट मोर देन 5 to 6 पस सेल्स में हम लोग यूरिन कल्चर वगैरह कराते हैं। और केवल अगर यूरिन में पस सेल्स आने से अकेला यूटीआई नहीं डायग्नोसिस होता है, उसके साथ साथ सिम्टम्स और यूरिन कल्चर में बैक्टीरियल ग्रोथ आनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये जांचें कराना जरूरी है अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं। अगर आपको सिलेक्टिव एंटीबायोटिक देना है, एक्यूरेट ट्रीटमेंट करना है, तो हमको आइडियली यूरिन कल्चर जरूर कराना चाहिए। उसके बाद हमको एंटीबायोटिक स्टार्ट करना चाहिए जब हमें लगे कि हाँ इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। अदरवाइज अननेसेसरीली बहुत सारे लोग होते हैं एंटीबायोटिक देते रहते हैं, उससे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी होता है। तो हमको इतनी इमीडिएटली एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। या तो पेशेंट बहुत सीरियस आया हो आपके पास, एकदम एडमिट
करने की कंडीशन में हो तब तो हम एम्पेरिकली एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, बट वो भी यूरिन कल्चर लेने के बाद में। ठीक है डॉक्टर, ये बताइए, आपने बताया कि बहुत से लोग हैं अपने यूरिन को होल्ड करने का प्रयास करते हैं। एक समय है जब वो सेंसेशन नहीं देता और उसके बाद वो सेंसेशन देना शुरू करता है। बहुत से लोग हैं सर, कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं मीटिंग के बीच में हैं, वो होल्ड करे रहते हैं अपने ब्लैडर में अपनी यूरिन को, तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं आप ये बताइए। इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। एक्चुअली आइडियली हमको कोई भी नेचुरल प्रोसेस को डिले नहीं करना चाहिए, चाहे यूरिन हो या स्टूल हो, जो भी हो। तो यूरिन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो उससे आपका ब्लैडर डिस्टेंड हो जाता है, और ब्लैडर डिस्टेंड होने के साथ साथ फिर आपको यूटीआई के चांस भी बढ़ जाते हैं, बैक फ्लो भी होने के चांस रहते हैं, रिफ्लेक्स भी होता है, और उससे आपको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए, जहाँ भी हो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसको एम्प्टी कर लें। ठीक है सर, आपने बताया कि बेड फ्लो की प्रॉब्लम भी बहुत लोग को होती है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? बहुत से लोग हैं जो होल्ड नहीं कर पाते हैं अपनी यूरिन को, यानी कि वॉशरूम जाने से पहले ही उन्हें फील होता है कि यूरिन पास हो गई। वो एक्चुअली वो है, अगर आपको अर्ज आए और उसके बाद आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इमीडिएटली पास आउट हो जाता है किसी किसी का, तो वो होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अच्छा। हाँ, दैट मीन्स कि उसमें आपका इनकॉन्टिनेंस होता है, जैसे ही आपको अर्ज आई आपको इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे सिस्टाइटिस वगैरह हो, या न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ भी होते हैं, डायबिटिक हो पेशेंट, और बाकी उनका जैसे स्मॉल कैपेसिटी ब्लैडर होता है उसमें भी हो जाता है। तो इसके बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, तो वो हमको रूल आउट करना होता है। प्रोस्टेट की वजह से भी कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो हमको पर्टिकुलर उसमें इन्वेस्टिगेट करना होता है कि किस वजह से उसको हो रहे हैं। जनरली मोस्ट कॉमनली होता है यूटीआई की वजह से। हम जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है वो यूटीआई में कई बार ऐसा होता है, अगर आप यूटीआई ट्रीट करते हैं मैक्सिमम टाइम उसका इनकॉन्टिनेंस ठीक भी हो जाता है। ठीक है डॉक्टर, यूटीआई को रोका कैसे जा सकता है? बहुत फ्रीक्वेंट है ये महिलाओं में भी, कहते हैं अगर आप पब्लिक वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, महिलाओं में तो स्पेशली ज़्यादा होता है। कैसे रोका जाए? क्या सिर्फ पानी के इंटेक से इसको ठीक किया जा सकता है? रीजंस क्या, या आपकी हेल्दी डाइट है इसमें? यस, सारी चीज़ें उसमें मिले जुले होती हैं। एक्चुअली आपको पानी अच्छे से लेना चाहिए, 2.5 to 3 लीटर नॉर्मली पानी लेते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है यूरिन के थ्रू वो फ्लश आउट होती रहती हैं। सेकंड थिंग है कि आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं जनरली, तो भी उसमें चांस रहता है कि हमारा जो पीछे वाला फ्लश होता है उसकी वजह से हमारे स्टूल्स जब वॉश आउट होता है तो वो यूरेथ्रा के उस पर आके इन्फेक्ट कर सकता है। थर्ड थिंग है, आपको यूरिन को लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करना चाहिए, आइडियली 3-4 आवर में एम्प्टी कर लेना चाहिए। अगर आपको अर्ज आ रहा है तो आप उसको एम्प्टी करते रहिए। और बाकी इसमें जैसे कैथेटर भी कई पेशेंट्स के होते हैं, उसकी वजह से भी यूटीआई हो जाता है, या हम कोई इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं तो उसमें भी कई बार होता है बाहर का हमारा जो बैक्टीरिया, अगर हम एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस ना लें उसकी वजह से भी यूटीआई हो जाता है। तो ये सब हम वो जब कभी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रोफाइलेक्टिकली एक एंटीबायोटिक भी उसको दे देते हैं, अदरवाइज ऐसे एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती अगर आप नीट एंड क्लीन तरीके से उसका एसेप्टिक तरीके से कर रहे हैं तो। डॉक्टर, यूरोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको समझने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमें बताइए कि इमरजेंसी ऐसी सिचुएशंस में क्या हो सकती है? यूरोलॉजी में इमरजेंसी कम होती है, इसलिए सबसे पॉपुलर ब्रांच है। बट फिर भी जैसे यूरेट्रिक कैलकुलस होता है, एक्यूट सीवियर पेन होता है जो कि सब ने कभी ना कभी फील किया होता है, उसमें बहुत तेज पेन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, यूरेट्रिक कैलकुलस अगर बड़ा साइज हुआ है अराउंड 5 more than 5 और 7 mm, हाँ, किडनी स्टोन किडनी के बाद एक यूरेटर होता है हमारा, वहाँ पे जाके स्टोन जनरली इम्पैक्टेड हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा डायमीटर होता है, उसका स्मॉल डायमीटर होता है, 3 mm के अराउंड डायमीटर होता है, तो बोलते हैं 5 to 7 mm तक का स्टोन इजीली पास आउट हो जाता है। अदरवाइज स्टोन अगर इम्पैक्टेड हो गया, सपोज 8 या 9 mm का स्टोन इम्पैक्टेड हो गया, 3-4 यूरेटर में ऐसी साइट होती है जहाँ स्टोन इम्पैक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो पेन होता है उसको कहते हैं इमीडिएटली उसको ऑपरेट करा लेना चाहिए, अदरवाइज बैक प्रेशर की वजह से आपकी किडनी डैमेज होने का चांस रहता है। और भी एक दूसरा इमरजेंसी है हीमेचूरिया। कभी भी पेशाब में अगर ब्लड आता है आपको, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड आया है तो आप ये मान के चलिए, जो हम लोग मान के चलते हैं कि कोई ना कोई मैलिग्नेंसी या कैंसर जैसी चीज़ हो सकती है, और वो सबसे डेंजरस चीज़ होती है, उसको हमको सबसे फर्स्ट रूल आउट करना होता है। इसलिए अगर कभी ब्लड आता है तो एटलीस्ट एक अल्ट्रासाउंड करा के आप प्राइमरी इन्वेस्टिगेट कर लीजिए कि कहीं ब्लैडर की मैलिग्नेंसी या स्टोन की वजह से है, या किडनी में कोई
ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इमरजेंसी कहलाती हैं। तीसरा है यूटीआई है, अगर फीवर विद चिल एंड राइगर हो रहा है तो उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए हमको, उसको इमीडिएटली आपको। ठीक है डॉक्टर, आपने ये 3 इमरजेंसी बताई हैं जिसको लेकर के सबसे पहले एक एक्सपर्ट यानी कि यूरोलॉजिस्ट के पास विजिट करना ज़रूरी है। सर, इसके बाद आपसे पूछूंगी कि यूरिन में कई अलग अलग रंग पाए जाते हैं। जनरली ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आपका कलर या तो येलो है या तो मेडिसिन चल रही है तो वो ऑरेंजिश की तरफ जाता है या तो फिर ट्रांसपेरेंट है, तो कैसे, मतलब क्या है इसका रीजन? जनरली कलर नॉर्मली कलरलेस भी हो सकता है और स्लाइटली जो अंबर कलर होता है वो माना जाता है उसमें। बट यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, जैसे अगर आप वाटर इनटेक कम है आपका तो डार्क कलर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे रिफेम्पिसिन या ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसकी वजह से उसका पिंक कलर भी हो जाता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है ऐसे। मतलब कोई टेंशन की बात उसमें नहीं टेंशन नहीं। हाँ, अगर रेड यूरिन हिमेचूरिया हो रहा है या टर्विड वाइट यूरिन आ रहा है जो कि पायूरिया होता है, या मिल्की वाइट आ रहा है जो कि जो होता है आपका काइलूरिया जो कि फाइलेरियसिस में होता है जनरली, तो ये सब अटेंशन देने की चीज़ें हैं। इन तीनों के लिए आपको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है डॉक्टर, यूरोलॉजी में जब बात करते हैं सबसे बड़ा जो रीज़न सामने आता है वो किडनी स्टोन है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास शायद किडनी स्टोन को लेकर के आती हैं। पहले तो बताइए कि ये किडनी स्टोन बनता कैसे? हर अगला आदमी आपके पास आता होगा इसको, इसकी शिकायत लेकर के, कैसे बनता है? देखिए, किडनी स्टोन के बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो जो कि मोस्ट कॉमन रीज़न होते हैं वो ये होते हैं कि हम लोग वाटर इनटेक हमारा कम होता है। सेकंड, जेनेटिक रीज़न भी होता है, जैसे किसी किसी को हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होता है, उसमें कैल्शियम फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो जनरली जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम सॉल्ट्स ही होते हैं, उसमें मिक्सचर होते हैं बहुत सारे, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, फिर यूरिक एसिड किसी किसी का ज़्यादा होता है तो यूरिक एसिड भी, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड स्टोन बन जाते हैं। तो ये बहुत सारा कलेक्टिव वो होता है जिसकी वजह से कि फॉर्मेशन होता है, और जब यूरिन एक लेवल से ज़्यादा इन मिनरल से कंसनट्रेटेड हो जाता है तो वो क्रिस्टल फॉर्म में होने लग जाता है, और अगर आपने पानी इनटेक कम हुआ तो वही क्रिस्टल धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। और उसका मेन रीज़न होता है कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर। सपोज किडनी में अगर आपका नैरोइंग, यूरेटर में नैरोइंग है और आपका यूरिन पास नहीं कर रहे हो तो स्टेसिस की वजह से वो स्मॉल स्टोन जनरली जल्दी बड़े हो जाते हैं। अदरवाइज स्मॉल स्टोन तो ऐसे ही पास हो जाएंगे आपके, जो कि जनरली मिथ होता है। पेरीफेरी में वो मेडिसिन लोग बताते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, स्टोन निकल जाते हैं। तो 5 to 7 mm स्टोन के लिए तो हम भी कुछ नहीं मतलब ज़्यादा एडवाइस करते हैं, उनको यही बोलते हैं सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देते हैं और उसको वाटर इनटेक के लिए बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से आदमी को पता होना चाहिए किसी को भी, कि ऐसा नहीं कि 3-4 mm में लोग है ना अल्ट्रासाउंड 4-4, 5-5 अल्ट्रासाउंड लेके घूम रहे हैं। उससे फिर क्या है ना, लोग उसको गलत ट्रीटमेंट भी देना चालू कर देते हैं कि ये लो वो लो मेडिसिन, वो सब ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका स्टोन फंस नहीं रहा है, पेन नहीं है, तो वो जनरली स्पॉन्टेनियसली पास हो जाता है। हाँ, अगर बड़ा स्टोन है अराउंड 8, 9, 10 mm या इससे ऊपर स्टोन है तो उसको फिर ट्रीट करा लेना चाहिए। ठीक है, लंबे वक्त तक अगर आप किडनी स्टोन को के लिए इलाज नहीं ले रहे हैं तो क्या ये आगे जाकर के दिक्कत दे सकता है? ये बड़ा हो सकता है साइज में, या इसको लेकर के क्या इश्यूज आ सकते हैं? थोड़ा सा अगर स्मॉल स्टोन है पास आउट हो जाता है, अच्छी बात है। बट अगर स्टोन बड़ा है तो इनिशियली पेन होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग कई बार क्या करते हैं, मेडिसिन ले लिया, पेन किलर ले लिया और फिर बोलते हैं आराम हो गया, इसलिए हमने आगे कुछ उसको ना इन्वेस्टिगेट किया ना किसी को दिखाया। तब हम लोगों ने देखा है कि कई बार स्मॉल स्टोन भी, इवन 4-5 mm स्टोन भी लोअर यूटर में जाके जो कि एक नैरो पोर्सन होता है, BUJ जंक्शन कहलाता है, उधर जाके स्टोन इम्पैक्टेड रहता है। और बाद में जब वो कभी कोई इन्वेस्टिगेट कराता है किसी दूसरी चीज़ के लिए, तब पता चलता है कि उसकी किडनी में स्वेलिंग थी, हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी थी, और यंग बच्चों में भी हमने देखा है कि किडनी नॉन फंक्शनिंग हो गई उसकी। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा वो होता है कि अगर आप पेन किलर लेते रहते हो तो उसकी वजह से आपका पेन तो चला जाता है और आपको लगता है आप रिलीव हो गए, आराम हो गया आपको, और वो स्टोन अल्टीमेटली आपकी किडनी को खराब कर देता है। ऐसा बहुत सारे पेशेंट होते हैं, क्योंकि आपके पास 2 किडनी होती हैं इसलिए दूसरी किडनी आपको कंपनसेट कर देती है, यूरिन आउटपुट होता रहता है उससे, उनको पता नहीं चलता, और पेशेंट जब बाद में पता चलता है तो एक अपनी बेशकीमती किडनी उसको खो चुका होता है वो। तो ये चीज़ के लिए पेशेंट को एटलीस्ट एक अल्ट्रासाउंड ऐसे ही करा ले। अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो अल्ट्रासाउंड से आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कितने समय पे अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ये प्रॉब्लम्स को? देखिए, अगर कुछ भी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो आप लॉन्ग इंटरवल पे अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, पेन हुआ है, तो आप इमीडिएटली करा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि 5-6 मंथ में भी लोगों को देखा है कि स्टोन बन जाता है, बोलते हैं 6 मंथ पहले सब ठीक था, अभी स्टोन आ गया। तो वो सब बीच में आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं उसका। क्या हर किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराना जरूरी है? नहीं, लोगों के अंदर बड़ा मिथ है इस चीज को लेकर। मैंने बताया ना, 5-7 mm स्टोन, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग कैलकुलस हो वो, और कोई पेन या UTI ना हो,
तो आपको वेट एंड वॉच कर सकते हैं, आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो स्टोन स्पॉन्टेनियसली पास हो जाते हैं। बट अगर वही स्टोन 5 to 7 mm का कहीं अगर फंस जाता है यूरेटर में या यूरेथ्रा में कहीं फंस जाता है, तो वो तो आपको सिम्टम्स दे देगा कि हाँ भाई आपको पेन होगा, आपको यूटीआई होगा या आपको फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी होगी। तो वो आप फिर उसको आपको ऑपरेट, अगर वो डॉक्टर्स को दिखाने के बाद लगता है कि नहीं ये निकलने लायक नहीं है, तब आपको ऑपरेट करा लेना चाहिए उसको। ठीक है डॉक्टर, ये बताइए कि लेज़र ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है? क्या ये लेज़र के माध्यम से कुछ चीरा वगैरह भी लगाया जाता है या कहीं कोई किस तरह से प्रोसेस क्या है लेज़र ट्रीटमेंट बताइए? रिसेंट टेक्निक लेज़र से बड़ा स्मूथ वो हो जाता है। हम स्टोन भी तोड़ते हैं, जैसे लिथोक्लास से तोड़ते हैं, तो हमको बड़ा उसमें रिट्रोपल्सन होता है। जब लिथोक्लास से एक हैमर की तरह उस पर स्ट्राइक करता है तो स्टोन इधर उधर भागता है। बट लेज़र में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लेज़र आप एक जगह फिक्स कीजिए और वो स्टोन को डस्ट करता रहता है। अच्छा, आपको कहीं ज़्यादा वो नहीं, आप एक बार लेके बैठ जाते हैं, हम लोग स्टोन को जस्ट उस पर डस्टिंग करते जाते हैं, वो स्टोन धीरे 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 घुल के उसको मतलब डस्ट करके पानी में निकल जाता है। तो उससे क्या डैमेज कम होता है। अगर आपका कंट्रोल अच्छा लेज़र पे, आप स्टोन को एकदम पिन पॉइंट करके डस्टिंग करते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा स्टोन आपका क्लियर हो जाता है। और वेरी स्मॉल, जैसे कई जगह होता है ना, जैसे हमको मिनी पर्क होता है, उसमें भी हम लोग लेज़र का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी बड़ा ईजिली हमारा स्टोन ब्रेकअप हो जाता है। कितना भी हार्ड एडवांस ट्रीटमेंट है, एडवांस ट्रीटमेंट आज की डेट में कराया जा सकता है। जैसे लेज़र होता है, ग्रीन लाइट लेज़र है या हॉल्मियम, थूलियम लेज़र, आजकल जो रिसेंट लेज़र आ गए हैं उससे प्रोस्टेट का भी, जैसे कार्डियोवैस्कुलर जैसे किसी का प्रॉब्लम होता है, पेशेंट्स का ओल्ड एज होते हैं जो कि कोमोर्बिडिटी की वजह से आप हाई रिस्क में होते हैं, तो उसमें लेज़र बड़ा अच्छा होता है। हम लोग लेज़र से जो ऑपरेट करते थे तो उससे पेशेंट इमीडिएटली रिकवर भी हो जाता है और वो बड़ा अच्छा उसका वो रहता है, साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। डॉक्टर, किडनी स्टोन के क्या चांसेस हैं कि ये दोबारा होगा या नहीं होगा? दोबारा होने का पूरा चांस होता है। अगर एक बार आपको स्टोन हो जाए तो कहते हैं कि 10% चांस दोबारा होने का होता है उसमें। अच्छा, हाँ, दोबारा होने के हाँ चांसेस बिल्कुल, हैं, एक बार हाँ, हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि जिसको भी स्टोन हुआ है तो अगर उसको फ्रिक्वेंटली स्टोन हो रहे हैं, रिकरेंट स्टोन फॉर्मर जिसे बोलते हैं, अगर उसको स्टोन बार बार हो रहे हैं तो उसको फिर एक इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए। स्टोन क्लियर होने के 1 महीने बाद उसको एटलीस्ट अपना यूरिन का 24 आवर यूरिन एनालिसिस होता है, उससे पता चल जाता है कि उसके यूरिन में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा हैं। जैसे किसी किसी का कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा होता है, किसी की यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो ये सब वो देखने के बाद में एक जैसे सिस्टीन होता है, बच्चों में जो होता है सिस्टीनूरिया की वजह से सिस्टीन स्टोन ज़्यादा होते हैं। तो ये सब कंटेंट्स देखने के बाद में एक आपको एक प्लानिंग पता चल जाती है कि हाँ हमको यूरिक एसिड की वजह से तो उसके लिए जो मेडिसिन है हम वो स्टार्ट करें, या कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से तो हमको क्या देना चाहिए, तो वो ईजिली उसके लिए मैनेजेबल हो जाता है। डॉक्टर, हमें ये बताइए कि किडनी फेलियर कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कब पता लगाया जा सकता है कि आपकी किडनी डैमेज तो नहीं हो रही है? ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए। किडनी आपको जब भी कभी ऐसा लगे कि आपका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, सबसे पहला मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको पता चलता है, जैसे हमने पेशेंट के नज़रिए से हाँ, पेशेंट के नज़रिए से है कि जब भी कभी पेशेंट को अगर अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद उसको फेशियल पफिनेस आए, जो कि अनएक्सप्लेन्ड फेशियल पफिनेस हो, यूरिन आउटपुट कम हो जाए, पैरों में हाथों में स्वेलिंग आने लग जाता है, या प्रोटीन जैसे यूरिन में प्रोटीन भी निकलता है, या डायबिटिक पेशेंट हो, तो ये लोग ज़्यादा उस पर डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे होते हैं किडनी फेलियर के। और फिर बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, ये सब में किडनी फेलियर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और किडनी फेलियर 2 तरह से होती है, एक एक्यूट रीनल फेलियर, एक क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूटली क्या होता है कि जैसे कभी कोई एक्यूट प्रॉब्लम हुई, सपोज किसी का वाटर इनटेक कम हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया हो गया, ब्लड लॉस हो गया, उस सिचुएशन में जो सडन यूरिन आउटपुट कम हो जाता है विद इन डेज टू विद इन वीक्स, अगर इस टाइप का सिचुएशन होता है तो वो एक्यूट रीनल फेलियर कहलाता है। उसको हम मतलब जनरली रिवर्सिबल होता है, उसको अगर हम जैसे ब्लड लॉस हुआ है या वाटर लॉस हुआ तो अगर हम उसको रिप्लेस करें तो वो रिकवर हो जाता है। बट क्रोनिक रीनल फेलियर तो वीक टू मंथ्स टाइम लेता है वो, और उसको जनरली अगर आपका वो होता है तो वो किसी न किसी डिसीज़ की वजह से होता है, या तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा या आपका डायबिटिक होंगे लॉन्ग टर्म, जो कि लोगों को अनडायग्नोज, इंडिया में 15-15, 20-20 साल से लोगों को डायबिटीज़ रहती नहीं पता चलता है, तब तक वो उनकी किडनी को डैमेज कर देता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी, जितने भी रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं उनका मैक्सिमम कॉज डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होता है, जो कि उनकी ब्लड वेसल्स को ख़राब कर देता है, धीरे धीरे वो फिर किडनी को भी डैमेज कर देते हैं। तो यूरिन आउटपुट अगर कम हो तो आप अलर्ट हो जाइए, यूरिन आउटपुट कम हो तब आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, यूरिन रूटीन कल्चर, KFT, तो उसके बाद उसको पता चल जाता है कि हाँ
किडनी फेलियर में पेशेंट। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या इंक्लूडेड है जिससे आपका किडनी फेलियर हो सकता है? किसी तरह का कोई सेवन है या कोई हैबिट है, डाइट है, कुछ ये थोड़ा सा बताइए इसको लेकर। जनरली ऐसे एक्सटर्नली बहुत मतलब यही है कि हाँ कम ही हैं, क्योंकि सारे जनरली जो होते हैं वो इनबिल्ट बॉडी में ही होते हैं। अब अगर आप कोई ऐसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं जैसे कि एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे जॉइंट्स पेन के लिए कंटिन्यूस खाते रहते हैं, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहलाता है वो, उसकी वजह से आपको कई बार रीनल फेलियर हो जाता है। बहुत लंबा टाइम का हिस्ट्री होता है। अक्सर जैसे कई बार हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, तब पता चलता है कि वो पेन की मेडिसिन 6-7 मंथ से ले रहा था, तो वो इसमें हो सकता है। या फिर आप ऐसी कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहे हो, जैसे जेंटामाइसिन वगैरह होते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो कि आप रेगुलर लेते रहते हो विदाउट यूरिन इसको क्रिएटिनिन चेकअप किए हुए, तो उस टाइप से। या फिर आप कभी कंट्रास्ट जैसे सीटी कराने के लिए गए, कई बार ऐसा होता है क्रिएटिनिन बड़ा होता है और बाहर में लोग सीटी कंट्रास्ट करा के आ जाते हैं, आईबीपी करा के आते हैं, तो ये इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो किडनी फेलियर को बढ़ावा देती हैं फिर, तो वो आपको प्रिकॉशन रखना होता है। डॉक्टर, लंबे वक्त तक बहुत से लोग हैं, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मेडिसिन ले ले, लंबे वक्त से खाते चले आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या फ़र्क पड़ सकता है? थोड़ा सा बताइए कि कितनी मेडिसिन एक आम इंसान के जीवन में होनी चाहिए? बिल्कुल, अगर हल्का फुल्का दर्द हुआ, कभी हुआ, सपोज गैस्ट्राइटिस का पेन होता है, वो चलो ठीक है, आपने एक बार मेडिसिन ले ली, हो गया। बट अगर आपको रिकरेंट पेन हो रहा है और या फिर फ्लैंक रीजन में पेन हो रहा है, या लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, या राइट लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, ये स्पेसिफिक रीजन होते हैं। इसमें आपको एक बार तो डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए और एक मिनिमम एक अल्ट्रासाउंड, अदरवाइज आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाना चाहते तो आप आसपास में जो भी एक अच्छा सोनोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड वाला हो उसके पास जाके एक अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, तो एटलीस्ट आपकी एक स्क्रीनिंग हो जाती है। उससे अगर कोई बड़ी बीमारी होने जा रही होती है तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है, फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट कभी भी पेन एब्डोमेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का हो। ठीक है डॉक्टर, 50+ की जो एज होती है उसमें पुरुषों में पाया गया है कि वो प्रोस्टेट कैंसर से ग्रसित हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि क्यों होता है और पुरुष जो हैं इसको लेकर के कौन से सिम्टम्स देख करके डॉक्टर के पास जा सकते हैं, इसका इलाज कैसे, पकड़ा कैसे जा सकता है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर क्या है कि उसका अलग से कोई सिम्टम्स नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली जैसे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होता है, जो प्रोस्टेट होता है ना, कहते हैं प्रोस्टेट बढ़ गई, तो जनरली उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार यूरिन जाना, अर्जेंसी, ठीक है, उसके बाद उसकी वजह से जो सिम्टम्स वो होते हैं प्रोस्टेट की वजह से सिंपल, वही आपको कैंसर में मिलेंगे। बट होता क्या है कि जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसका स्क्रीनिंग कराते हैं कि हाँ भाई अल्ट्रासाउंड कराया, अगर सपोज उसमें प्रोस्टेट में कुछ भी हेट्रोजीनस लीजन वगैरह या कुछ भी ऐसा डाउटफुल हमें नज़र आता है, हम साथ साथ सीरम पीएसए कराते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ इसकी कुछ एबनॉर्मलिटी है। सपोज सीरम पीएसए बढ़ा हुआ आता है, हमने डीआरई किया, वो भी हार्ड है या उसमें सस्पिशियस नोड्यूल कोई नज़र आता है, तब हमारा डाउट प्रोस्टेट कैंसर की साइड जाता है। जनरली सीरम पीएसए लेस देन 4 होता है, 4 to 10 में हम लोग डाउटफुल उसमें रहते हैं, तो उस टाइम हम या तो एंटीबायोटिक दे के 15 डेज़ बाद दोबारा उसको चेक करते हैं सीरम पीएसए को, अदरवाइज़ उसको अगर नेक्स्ट टाइम फिर भी बढ़ा हुआ आता है तो फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए। अगर मोर देन 10 सीरम पीएसए होता है तो वो हाईली सस्पिशियस होता है कि प्रोस्टेट कैंसर है। तो उस सिचुएशन में हम लोग, अगर हमें डाउटफुल लगता है, तो एक तो नॉन इन्वेसिव टेस्ट है MPMRI, जिसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि हाँ क्या उसमें लीजन्स शो होते हैं, पायराइड्स लीजन्स होते हैं, तो पायराइड्स लीजन 4 and 5 जनरली कैंसर की साइड इंडिकेट करते हैं, बट दे आर नॉट श्योर कि हाँ एकदम होगा ही कैंसर। उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है इसका बायोप्सी, प्रोस्टेटिक बायोप्सी, और आजकल ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी आने लग गई है, CT गाइडेड और ये MRI गाइडेड, सारे बड़ी रिसेंट टेक्निक आ गई हैं आजकल बायोप्सी की, तो पिन पॉइंट उसी लीजन को बायोप्सी कर लेते हैं, तो उससे जो हिस्टोलॉजी जो होती है उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसमें एकदम क्लियर हो जाता है आपको कि हाँ ये प्रोस्टेटिक कैंसर टिश्यू है, ये बिनाइन टिश्यू है। तो वही चीज़ उसको डॉक्टर्स ही जनरली डायग्नोज कर सकते हैं। एज ए जनरल एक पेशेंट ऐसे डायग्नोज नहीं कर सकता प्रोस्टेट कैंसर है, क्योंकि उसके सिम्टम्स बिनाइन से मिले जुले होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये पेशेंट को डायग्नोज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर, एक बात ये बताइए, आपने प्रोस्टेट कैंसर को लेकर के जानकारी दी,
क्या ये जो मामले हैं ये अब ज़्यादा आने लगे हैं, पहले नहीं थे, या अब इसकी जो जांचें हैं ज़्यादा होने लगी हैं इसलिए इसकी जानकारी पता लगने लगी है? पहले पेशेंट को मान के चलते थे कि ओल्ड एज में प्रोस्टेट बढ़ गई इसलिए ब्लड आ रहा है, कमर में दर्द, प्रोस्टेट कैंसर का जो मतलब लेट स्टेज होता है उसमें क्या होता है, स्पाइन में जाके उसके मेटास्टेसिस हो जाता है कैंसर का, सबसे पहले स्पाइनल उसमें होता है। तो क्या होता है, बैक पेन होता था पहले, तो लोग ना इग्नोर करते थे कि अरे ये अब उम्र के हिसाब से हड्डियों की वजह से हो गया है, और पहले इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी तो इस वजह से पता नहीं चलता था। बीमारी तो पहले भी थी, अभी भी है, अब एडवांस हाँ। हो गया है। तो अब क्या है कि अब हर चीज़, अब पेशेंट लोग भी उतना वो हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं कि वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो फ़ौरन इमीडिएटली आते हैं। अब तो इवन गांव में रहने वाले लोग भी फ़ौरन बाहर कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाने लग गए हैं। पहले होता क्या था कि नहीं, कोई नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, उस वजह से फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है, अवेयरनेस भी है और एडवांसमेंट भी है मेडिकेशन में। डॉक्टर ये बताइए, जब बहुत से लोग हैं यूरिन के लिए जाते हैं तो उसके बाद उनकी पेशाब में झाग बनता है, रीजन क्या है इसका? ये कॉमन है सिंपल, या फिर ये प्रोटीन लॉस इसका मैंने भी बहुत पेशेंट आते हैं जैसे, बट देखिए सिंपल चीज़ है कि वो नॉर्मल होता है जनरली मैक्सिमम टाइम। क्या होता है कि जब आप हाइट से कभी वाटर को अगर थ्रो करेंगे ना तो उसमें बबल्स बनते हैं। सेकंड थिंग है, आप सपोज टॉयलेट में जा रहे हैं, उसमें ऑलरेडी जो भी कंटेंट पड़ा हुआ उसके ऊपर से अगर डिस्टेंस ज़्यादा है उसकी वजह से भी झाग बनते हैं, तो वो नॉर्मल है। दूसरा होता है डिहाइड्रेशन की वजह से भी झाग बनते हैं। तीसरा होता है कुछ सब्सटेंस हम ऐसे लेते हैं जिसकी वजह से भी झाग ज़्यादा बनते हैं। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें, प्रोटीन की वजह से अगर हाई प्रोटीन लॉस होता है कभी, जैसे डायबिटिक पेशेंट में, तो उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम यूरिन रूटीन कराते हैं उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है और सपोज वो कंप्लेन भी कर रहा है कि मेरे यूरिन में ज़्यादा झाग बनता है, तो हमको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज ऐसे झाग नॉर्मली बनते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डॉक्टर, बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग हैं जिम का सहारा लेते हैं, वहाँ पे हेवी वेट्स उठाते हैं, बॉडी तब भी नहीं बनती है तो स्टेरॉइड्स लेते हैं। स्टेरॉइड से क्या नुकसान हो सकता है किडनी पे, कितना घातक है ये बताइए? नहीं, स्टेरॉइड लेते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि वो किडनी को डैमेज करते हैं, इसलिए स्टेरॉइड्स को नहीं लेना चाहिए। स्टेरॉइड्स की वजह से क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी भी कम हो जाता है, इम्यूनी सिस्टम कम हो जाता है, डायबिटीज़ होने के भी चांस होते हैं, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है, यूटीआई भी बार बार होता है, और इसकी वजह से आपकी अल्टीमेटली किडनी में फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होता है, वो भी हो जाता है, और उसी की वजह से फिर नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, ये सारे सिम्टम्स। इसलिए स्टेरॉइड को नहीं लेना चाहिए, दे आर नॉट गुड फॉर आवर किडनी। चांसेस हैं कि आपकी किडनी को ये डैमेज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि किडनी की हेल्थ को बनाए रखने के लिए या एक यूरोलॉजिस्ट की नज़र से अगर आप बताएं तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी आदतें रखनी चाहिए, कौन सी आदतें निगलेक्ट कर देनी चाहिए, तो कैसे देखिए ओवरऑल सेहत कैसे बनाई जा सकती है? ओवरऑल अगर आपका ऐसे किडनी आपका एनाटॉमिकली एंड आपको कोई यूटीआई या कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन नहीं है तो जनरली आप ले सकते हैं। सारी चीज़ें लेते ही हैं लोग, कुछ नहीं होता है एज सच, सारी लाइफ लोग रहते ही हैं। बट अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो फिर आपको प्रिकॉशन लेना होता है। तो और जैसे अगर आपको सपोज स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है बार बार, तब आपके लिए बहुत सारी डाइट्स होती हैं जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड, ये सब डाइट अवॉइड करना चाहिए। जिनको भी पेशाब बार बार लगती है या पेशाब की दिक्कत होती है तो उनको ये सब प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे स्टोन के लिए भी बहुत सारी डाइट्स होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पालक नहीं लेनी चाहिए, टमाटर नहीं लेना चाहिए, काजू नहीं लेना चाहिए, थोड़ा तो ये सब हैं। बट अगर आपका एज सच आप हेल्दी हो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफस्टाइल आप हेल्दी खाना खाइए, वाटर इंटेक अच्छा लीजिए। सिंपल सी चीज़ें अगर आप वाटर इंटेक अच्छा लेते हैं तो आपके जो स्टोन्स इनिशियली स्टेज में होते हैं, स्मॉल होते हैं, उसी टाइम फ्लश आउट हो जाते हैं, बशर्ते कि आपका कोई रुकावट ना हो किसी तरह का। किडनी का एनाटॉमी मतलब जैसे होता है हॉर्सू किडनी होती है, या जैसे यूरेटर में किंकिंग वगैरह होती है कई बार, या नैरोइंग होती है, या आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से यूरिन में रुकावट होगी तो फिर स्टोन फॉर्मेशन, यूटीआई, ये सब हो सकते हैं। बट अगर आपका सारा सिस्टम ठीक है तो जनरली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डियर जिंदगी में ABC न्यूज़ पर हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर राकेश गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, जिन्होंने बताया कि आप अपनी किडनी की सेहत से लेकर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स का आप कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। डियर जिंदगी में एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ और जानेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एक एक्सपर्ट एडवाइजर के साथ। देखते रहिए ABC न्यूज़।
This show was sponsored by Narayana Medical College and Hospital.